हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा अच्छे होंगे और जो पिछले वीडियो हैं उन क्लासेस को अच्छे से कर पा रहे होंगे और उसके साथ में आप अपना रिवीजन भी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। पहली बात तो क्लास में मैं अपना रिवीजन करवा देता हूँ जितना मुझसे होता है, और उसके साथ साथ में आप लोग जो एक बार दो बार रिवाइज करते होंगे, रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो पिछली जो क्लासेस हैं हम यूपी स्पेशल में जो क्लासेस कर रहे थे, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो पूरा हो चुका है लगभग। और जो आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम लोग इसमें मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर करेंगे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी जो है, विश्व भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो दिया था आपको उसको सौर मंडल की संरचना वाला, उसमें आपने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, मतलब उसको ठीक ठाक लोगों तक पहुँचाया। ऐसे आप लोग बढ़ाते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। कौन कौन से ग्रह हमारे, उन 8 ग्रहों में से 2 से 3 ग्रह आज हम पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह के बारे में क्या चर्चा हमारे पास, क्या जानकारी है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। एक्चुअली बात यह है कि जो ग्रह है ना, मैंने आपको बताया था ग्रह किसी भी पिंड, आकाशीय पिंड का तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, और जितने भी ग्रह हैं आपके वो सूर्य का चक्कर हमेशा के लिए लगाते हैं। ये मैंने बात आपको बताई थी। एक ग्रह और प्लूटो के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 24 अगस्त 2006 में उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, जिसकी खोज क्लाइड टॉम्बैक ने की थी, तो उसको बाहर कर दिया गया था। ये मैंने आपको बताया था कि जो पिछली क्लास में ये भी हुआ था कि ग्रह का जो ग्रह होने की शर्त है वो क्या है, वो शर्तें मैंने आपको बताई थी, 3-4 शर्तें। और जो कोई भी ग्रह होता है किसी दूसरे ग्रह की सीमा को नहीं काटे, ऐसा ग्रह होना चाहिए और सूर्य का चक्कर लगाता है अपने मतलब धुरे पर या अपने अक्ष पर, क्या होता है वो मतलब चक्कर लगाता है या परिभ्रमण करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। ये रिवीजन हो गया पिछली क्लास का। आज की जो क्लास है आपकी ग्रहों पर है, और सबसे पहले जब हम बात करेंगे ग्रहों की बात कर रहा था, तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं, आप एक फिगर आपको बना देता हूं, और उस फिगर के अनुसार फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा ग्रह कौन कौन सा है और उसके बारे में क्या जानकारी हमारे पास है। साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करूंगा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो मैं बात कर रहा था आपसे ग्रह की। तो ग्रहों को मैंने आपको बताया था, एक बड़ा सा सूर्य बना दिया था मैंने आपके लिए। यह हो गया आपका सूर्य, जिसको कहते हैं हम सन। तो इससे हम लोग आज भी हम सब लोग लाइट प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की बात करी थी हमने। सूर्य की बात करने के बाद में हमने ग्रहों की चर्चा भी करी थी। ये थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, जिन लोगों ने मतलब सही से नहीं देख पाया उसको याद करना जरूरी है, इस फिगर को अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हमारा आता है एक छोटा सा ग्रह, उसके बाद में एक छोटकू सा और आता है, एक और छोटकू सा होता है जिसको पृथ्वी कहते हैं, और उसके बाद में एक और ग्रह आता है जिसको मंगल कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको कुछ बताया था कि ये पट्टी सी थी हमारे पास में, और इस पट्टी को हम नाम देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में एक बड़का सा ग्रह आता है, बहुत बड़का, जिसको बृहस्पति नाम दिया जाता है। और बृहस्पति को इतना बड़ा ग्रह है, जो 8 ग्रह हैं उन सबको 7, मतलब बृहस्पति को छोड़ करके 7 ग्रह, 7 ग्रहों को मिला करके उनका 2.5 गुना करने के बाद इतना बड़ा आकार है किसका, बृहस्पति का। तो आपका ये बृहस्पति हुआ, और उसके बाद में छोटकू सा आता है शनि। शनि के बाद में एक आता है अरुण, और उसके बाद में वरुण। इतने ग्रह आपको मैंने बताए थे। आपका हो गया सन, जिसको सूरज। उसके बाद में हो गया आपका बुध। उसके बाद में शुक्र को मैंने बताया था आपको। देखिए, जिसको याद नहीं है एक बार याद कर लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, और आपको ये चीज याद रखना जरूरी है, क्रम इनका जरूरी है। फिर उसके बाद में होता क्या है, आपकी आ जाती है पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स क्षेत्र। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सभी परिस्थितियां रहने योग्य, मतलब वास योग्य स्थान होता है, उसको कहते हैं। मतलब जहाँ पर ऐसी एक्टिविटी, ऐसी क्रियाएं
अंतर क्रियाएं हो सके, जहाँ पर व्यक्ति के लिए पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, ऐसी स्थान को हम लोग वास योग्य स्थान, मतलब जो रहने योग्य स्थान है उसको कह लीजिए आप गोल्डीलॉक्स क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन होता है वो। तो पृथ्वी पर पाया जाता है गोल्डीलॉक्स जोन, और कुछ लोग कहते हैं कि मंगल पर भी पाया जाता है। तो अंतिम ग्रह यहाँ पर कौन सा है आपका मंगल। उसके बाद में ए भी मैंने करके बताया था आपको, एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, ये इसको आप चाहो तो एस्टेरॉइड बेल्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में पाया जाता है आपका ग्रह एक पाया जाता है बृहस्पति, इसका नाम है बृहस्पति। फिर आता है आपका शनि, शनि के बाद में आता है आपका अरुण, और अंत में आपका वरुण आता है। उसके भी बाद एक पट्टी सी पाई जाती है यहाँ पर, और उस पट्टी का नाम दिया जाता है, मैंने क्यूपर बेल्ट नाम दिया था आपको, क्यूबिक लिखा था, ठीक है। तो ये लास्ट में वरुण के भी बाद में आती है आपकी क्यूपर बेल्ट। तो मैंने आपको ये बताया था। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बुध पर बात करेंगे, फिर शुक्र पर बात करेंगे, फिर मंगल पर बात करेंगे। पृथ्वी पर क्यों नहीं करेंगे? पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के वासी हैं हम, और ज्यादातर हमें पृथ्वी के बारे में ही जानना है, तो पृथ्वी के बारे में हम उसके सबसे लास्ट में इन सब के बाद में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो बात हो गई पृथ्वी की, तो अंत में उसको अच्छे से बेहतर तरीके से हमको देखना है पृथ्वी को, और विस्तार तरीके से भी पढ़ना है। तो इसको यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़े दिन के लिए, कुछ क्लासों के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बुध की, उसके बाद में शुक्र की और मंगल की। आज की क्लास में इन तीनों पर चर्चा होगी, और इसी क्लास को ऐसे ही आपको बना करके रखना है, ठीक है। ये फिगर आप चाहें तो बना लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो आपने बना लिया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किस पर, बुध पर। आपने इस चीज को जान लिया, समझ लिया, और उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लास को करने में कि क्या कुछ चल रहा है हमारी क्लास में, ठीक है। तो जो हमारी क्लास है ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी, कहीं कहीं पर फिगर आपको बनाएंगे, कहीं कहीं पर आपको विस्तार से लिखवाएंगे, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें नोट करवाएंगे, कुछ चीज़ें हम बोल कर देंगे, तो हो सकता है आप लोगों को नोट करनी पड़े। तो ग्रह की बात कर रहे थे हम, और ग्रहों में हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बुध की, ठीक है। तो हम बुध की बात करते हैं। बुध को मरकरी भी कहा जाता है, मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या होता है, पारा, तो मरकरी कहा जाता है, इसको याद रख लीजिए। बुध को मरकरी भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में मरकरी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि ये सूर्य था आपका, और ये क्या था, बुध था। तो ये जो है ना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे पास में ग्रह है। तो ये क्या करेगा, सूर्य को जल्दी से घुमा देगा, ठीक है। तो ये सूर्य की जो परिक्रमा है ना, बहुत जल्दी सबसे पहले कर देगा। क्योंकि अगर मान लिया गोला है, ठीक, 3 गोले हैं, इस गोले में बीचों बीच में जो व्यक्ति रहा होगा, जो इसका चक्कर लगाएगा, सबसे पहले चक्कर लगा लेगा ना, और जो उसके बाद में इसका वाले का चक्कर लगाएगा, उसके बाद में लगा पाएगा, यहाँ से जो चक्कर लगाएगा सबसे बाद में लगा पाएगा। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर भी चल रही है। कैसे, अब देखिए बात ये होती है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध, तो बुध सबसे पहले शुक्र की सॉरी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अब मैं बात करूं आपसे बुध की। देखिए जो बुध है ना, बुध सबसे, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है। अब क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, और मैं बात कर रहा था आपसे, अगर ये नजदीक है तो सूर्य बहुत गर्म है, मतलब आग का गोला ही है सूर्य। अगर ये यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर क्या है, बुध है, तो ये सबसे पास में है ना, यहाँ से सूर्य अपनी गर्मी को भेजता है, तो ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होगा कि नहीं। तो ये क्या है, बुध सबसे गर्म ग्रह भी है, क्या है, अगर सबसे पास में है तो बुध सबसे गर्म ग्रह है।
सबसे गर्म ग्रह है। ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरी बात, जब मैं कहता हूं कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, तो जो सूर्य का चक्कर लगा रहा होगा ना बुध, वो सबसे पहले लगा लेता होगा। ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यह सबसे पहले, सभी ग्रहों से पहले चक्कर लगा लेता है। सबसे पहले मात्र पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सूर्य का चक्कर लगा लेता है या सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में? मात्र 88 दिनों में। ठीक, बात यह हो गई कि वो 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है। लेकिन एक बात और है, जो बुध है ना अपना, यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। तापांतर मतलब जितना गर्म होता है और जितना ठंडा होता है, यहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कैसे? ऐसे लिख लीजिए, बुध के पास सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर पाया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे, मैं बात कर रहा था आपसे, जो बुध के पास सर्वाधिक दैनिक तापांतर कैसे पाया जाता है, उसका कारण यह है कि बुध का जो तापमान है ना, बुध का दिन में तापमान जो पाया जाता है ना, दिन में ताप कितना है? ये है आपका 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन रात में ताप कितना है? रात का तापमान इसका है लगभग -180 डिग्री सेल्सियस। इसलिए दोनों के बीच में लगभग आपका पाया जाता है 430 डिग्री, सॉरी 430 डिग्री का अंतर, और यही है आपका सर्वाधिक दैनिक तापांतर। लेकिन सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर नहीं पाया जाता, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर का मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना है? 250 डिग्री। सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 180 -180 डिग्री। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 430 डिग्री। इसको अंतर को कहते हैं सर्वाधिक दैनिक तापांतर। समझ गए ना आप लोग? पाया जाता है इतना 430 डिग्री के आसपास, ये जो दैनिक तापांतर इसमें पाया जाता है। समझ गए आप लोग? और मैं बात कर रहा था आपसे, ये 88 दिनों में जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है ना, तो अपने अक्ष पर भी तो घूम रहा होगा। मैंने आपको बताया था शर्तों में, जो ग्रह होने की शर्त है, तो ग्रह होने की शर्तों में मैंने आपको बताया था ना कि ग्रह होने की शर्त ये भी तो है कि अपने अक्ष पर भी परिक्रमा करेगा कोई न कोई ग्रह। तो वो अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करता है ना बुध, अपने वाले अक्ष पर, अपने अक्ष पर बुध कितने दिनों में? 58 दिन में। एक चक्कर घूम पाता है या एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर।
ठीक है। तो 58 दिन में एक चक्कर लगा पा रहा है अपने अक्ष पर, लेकिन जो सूर्य का चक्कर लगाता है ना वो मात्र मतलब 88 दिनों में लगा लेता है, और ये 58 दिनों में घूम रहा है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, लेकिन ये बुध कितने दिन में, 58 दिनों में। मतलब यहाँ पर बुध की जो है ना, बुध पर एक दिन ना पृथ्वी के 58 दिनों के बराबर होता है, लेकिन एक साल मात्र 88 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी में 365 दिन में घूमते हैं सूर्य का एक चक्कर, लेकिन बुध मात्र 88 दिनों में घूम लेता है। लेकिन बुध अपने अक्ष पर जो घूमता है ना 58 दिनों में घूम पाता है। मतलब एक दिन यहाँ पर पृथ्वी के 58, मतलब पृथ्वी का एक दिन और बुध के 58 दिन बराबर होते हैं, ऐसा मान लीजिए। मतलब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जो घूमता है तो ऐसे घूमता है, मतलब अपने अक्ष पर घूमता रहता है और उसके साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाता है। सूर्य यहाँ पर है और अपने ध्रुव पर घूमते हुए सभी चक्कर लगाते हैं ग्रह, ठीक है, ऐसा है। मैंने आपको बताया कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, जब नजदीक है तो उसको प्रकाश सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वो गर्म भी होगा, तो वो सबसे गर्म भी ग्रह है। या सबसे पहले मतलब सूर्य का चक्कर लगा लेता है, वो कितने दिन मैंने बताया आपको, 88 दिन। देखो रिवीजन करवाने के लिए मैं ये सब करता हूँ, नहीं तो मिटाने के लिए तो फटाफट मिटा दूँ। बुध के पास में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, कितना, 250 डिग्री सेल्सियस दिन में तापमान पाया जाता है, और रात में कितना, -180 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। कुल मिलाकर के 430 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बुध अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण करता है ना वो कितने दिनों में कर लेता है, अर्थात बुध पर एक पृथ्वी के दिन बराबर बुध के 58 दिन, ठीक है। तो 58 दिनों में अपनी दूरी पर ये जैसे घूम पाता है। इसको घूमना है ना अपनी जगह पर, तो पूरा पेन जो कलम है ना एक दिन में मतलब 58 दिन में घूम पाता है, कितने दिनों में, 58 दिनों में। तो ये चीज को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे जो बुध है ना, बुध के पास क्या कोई उपग्रह है, जैसे कि पृथ्वी के पास क्या है, चंद्रमा उपग्रह है ना, और मंगल के पास फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं। अच्छा, उपग्रह की बात करूं मैं, तो उपग्रह के लिए मैंने एक वीडियो आपका शॉर्ट वीडियो बना दिया है। उस शॉर्ट वीडियो को देखिए कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैंने उसको बता दिया है, बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं, इच्छा अगर है आपकी तो। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो बुध है ना, बुध के पास कोई भी चंद्रमा जैसा उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह है ही नहीं, उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बुध एक काम और करता है। बुध जो सूर्य का चक्कर लगाता है ना, वो कैसे लगाता होगा। बुध जब सूर्य का चक्कर लगाने जाता है ना, बुध सूर्य का चक्कर कितनी तेज गति से लगाता है। सूर्य का चक्कर 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर एक प्रति सेकंड, प्रति सेकंड में लगाता है। ये कितना, प्रति सेकंड लगाता है, अर्थात एक सेकंड में 48 किलोमीटर घूम जाता है सूर्य का। अगर यहाँ पर है तो 48 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो एक सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, 1 सेकंड, ठीक है। तो ऐसा है कुछ बुध के साथ में। बुध के लिए इतने फैक्ट, इतने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये आपको इतनी पर्याप्त है, ठीक है।
मैं बता रहा था इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और सूर्य का जो चक्कर है 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगा ले, प्रति घंटे नहीं सॉरी सेकंड के हिसाब से है, प्रति सेकंड के हिसाब से लगाता है कौन, आपका बुध। अब मैं बात करता हूं आपके शुक्र की, बात करेंगे किसकी, शुक्र की। यहाँ पर ये शुक्र दिन नहीं है, शुक्रवार नहीं है, ये शुक्र ग्रह की बात हो रही, ठीक है। शुक्रयान जाएगा ना, वही वाला शुक्रयान। तो बात हो रही है शुक्र की। शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को मौसी ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र को भोर एवं संध्या का तारा कहा जाता है, शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी जो सूर्य का चक्कर लगाता है, सॉरी घूमता है, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वैसे ही वो शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक, इतने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिनको नोट करिए आप लोग, क्योंकि ये जरूरी है। जो शुक्र है ना, एक बात और, शुक्र जो है, क्वेश्चन ये भी आ चुका है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रहा हूं, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या, सबसे नजदीक सबसे पास में है ग्रह, कौन, शुक्र नजदीक ग्रह है, ठीक है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है, सुंदरता की देवी, भोर का तारा कहा जाता है इसे, भोर का तारा, संध्या का तारा इसे कहा जाता है, शाम का तारा। आपने कभी देखा भी होगा कि शुक्र दिखाई देता है सबसे ज्यादा, जिसमें उजाला हो, सबसे चमकीला ग्रह, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। क्या है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है, सबसे ज्यादा चमकता है। सुबह सुबह जब आप उठते होंगे तो ये शुक्र आपको दिखाई देता है, रात को करीब 6 7 8 बजे के बीच में ये दिखाई देता है। तो आप जब जो सबसे ज्यादा चमक रहा होता है ना ग्रह, वही होता है शुक्र, ठीक है। तो सुबह तक ये बना रहता है, सुबह, अच्छा, इसको भोर और संध्या का तारा क्यों कहा जाता है, शुक्र को भोर एवं संध्या का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सुबह सुबह होती है लालरी सी दिखाई देती है, और शाम के समय जो अस्त सूर्यास्त होता है, तो सूर्य जो शुक्र है ना, शुक्र के ऊपर जो सूर्य की किरणें होती हैं, लाल किरणें, वो पड़ती हैं, इसीलिए शुक्र दिखाई देता है, समझे आप। जो भोर एवं संध्या का तारा इसको कहा जा रहा, दो नाम दिए जा रहे हैं इसको, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं, शुक्र के ऊपर शाम, या ऐसे लिखिए सुबह और शाम के समय, सुबह और शाम के समय शाम के समय सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, क्या, सूर्य की जो है तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए
तिरछी किरणें पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भोर एवं संध्या का तारा कहा जाता है। क्या? इसलिए इसे भोर एवं संध्या का तारा कहा जाता है। शाम के समय ना, संध्या, संध्या का तारा कहा जाता है। इतना आपको पता चल गया? ठीक। भोर एवं संध्या का तारा इसको कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर सूर्य की तिरछी किरणें जो होती हैं पड़ती हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भी उष्मा आती है ना, जो भी सूर्य का प्रकाश आता है, तो यहाँ पर लगभग 90 to 95%, लगभग 90 से 95% के आसपास यहाँ पर पाई जाती है। क्या? शुक्र पर, शुक्र ग्रह पर कितनी? 90 से 95% CO2 पाई जाती है। क्या? CO2 गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसलिए ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। क्यों चमकीला ग्रह है? क्योंकि जब सूर्य से आने वाली किरणें हैं ना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी, देखिए वर्तमान में जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वर्तमान में जो पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, कहते हैं ना 1 डिग्री का लक्ष्य रखा गया था, 1 डिग्री बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे 2014-15 में। तो उसके बाद में क्या हुआ? 1 डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर। उसके बाद में 2030 तक इन लोगों ने लक्ष्य रखा था, लक्ष्य रखा है। अभी देखो बढ़ता है कि नहीं? अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो समुद्र धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, समुद्र में जो बर्फ है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी ना। तो बर्फ का जो पिघलाव है वो ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया तो तटीय शहरों को समस्या होगी, कहीं ना कहीं इधर उधर बसाने पड़ेंगे। तो यही है, देखिए इसलिए जो CO2 का, जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ रही है। इसलिए तो CO2 की जो मात्रा है यहाँ पर शुक्र के ऊपर 90 to 95% है वहाँ पर। इसीलिए जो भी सूर्य की किरणें आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस जाने नहीं देता है। वहाँ की उष्मा होती है वो जाने वापस नहीं जा पाती है। इसलिए सूर्य जो ये है आपका शुक्र, तो शुक्र पर सबसे ज्यादा चमकीलापन आता है। वहाँ पे उष्मा इकट्ठा रहती है, और जैसे ही वो उष्मा गर्म होती है तो वहां से क्या होती है? टेम्परेचर और प्रकाश जो जितना भी आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बाद में निकलता है। तो वही चीज है, इसीलिए यहाँ पर इतना ज्यादा CO2 की मात्रा पाए जाने के कारण ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहलाता है। इसलिए इसे सबसे ज्यादा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितनी 90 to 95% आपकी जो है CO2 पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है कौन? शुक्र। मैं बात कर रहा था शुक्र की, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। एक और नाम है इसका मौसी ग्रह, मौसी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरता की देवी, भोर का तारा, संध्या का तारा इसको कहा जाता है। उसका कारण ये है, और यही सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह होने का कारण मैंने आपको बता दिया, 90 to 95% यहाँ पर CO2 का पाया जाना है। शुक्र के ऊपर सुबह और शाम के समय यहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इसे संध्या और भोर का तारा कहते हैं। और यहाँ पर CO2 कितनी पाई जाती है? 90 to 95%। इसलिए ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है
कहा जाता है और सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसको क्या कहते हैं, सुंदरता की देवी ग्रह भी कहते हैं। और मौसिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका आकार जो है पृथ्वी के लगभग समान है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आगे होगी क्योंकि शुक्र है, ये शुक्र के विषय में हमारी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब मैं बात कर रहा था आपसे, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन जो शुक्र है ना, यहाँ पर पाई जाती है कितनी, CO2 का यहाँ पर मात्रा पाया जाता है 90 to 95% ये पाई जाती है। इसीलिए ये क्या करता है, संपूर्ण जितनी भी ऊष्मा आती है सूर्य से, संपूर्ण ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, मतलब उस ऊष्मा को खींच लेता है अपनी तरफ। जब ज्यादा ठंडी आती है ना, जो हवाएं मस्त मस्त चलती है ना, अच्छी अच्छी, जब बहुत लगता है कि हाँ अब मजा आ रहा है, तरावट से आ रही, तो कुछ ऐसा लगता है कि इन चीजों को हम अपने और आकर्षित कर लें, अपने जेब में भर लें उस हवा को। बहुत ठंडी अच्छी हवा लगती है, जब मजा आता है अच्छे मौसम में, तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं इस चीज को अपने जेब में रख लें। तो ये क्या करता है, अपनी जेब भरता रहता है। इसकी जेब इतनी खाली है, इसकी जेब भरती रहती है इतनी ज्यादा, यहाँ से किरणें आती हैं उसमें आती है, ये भरता रहता है भरता रहता है, इसकी जेब भरती ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या करता है, सूर्य की किरणें जितनी भी आती हैं या उष्मा मतलब प्रदान करती हैं, वो सब भरता रहता है इसी के अंदर, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, खींचता रहता है खींचता रहता है। मतलब ये खाली चीजों को अवशोषित करता है, लेता है, बाहर बहुत कम छोड़ता है। लेकिन जो किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेता है कौन, शुक्र, क्योंकि यहाँ पर CO2 जो है सबसे ज्यादा पाई जा रही, इसलिए। एक बात मैं आपसे और कहता हूँ, जो शुक्र है ना, शुक्र पर 224 से 225 दिन, क्या कह रहा था, 224 से 225 दिन में सूर्य का जो है चक्कर लगाता है लगभग। उसका कारण ये है, ये क्या करता है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है ना, सूर्य का चक्कर लगभग 224 से 25 दिन लगते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। लेकिन ये भारी ग्रह इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाई जा रही, CO2 पाई जा रही 90 to 95%। उसका कारण ये है कि CO2 उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देता है, बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन एक बात दूसरी और है यहाँ पर, जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें हैं, CO2 भारी गैस है, तो CO2 इसको बढ़ने नहीं देता है, बढ़ ही नहीं पाता है तेज, आगे तीव्र गति से बढ़ पाएगा। तो ये क्या होता है, कुछ स्रोतों में ऐसा, इसका जो परिक्रमण काल है, सूर्य का जो चक्कर लगाता है, आप कह लेंगे कि शुक्र सूर्य का परिक्रमण परिक्रमण 224 से 225 दिन। कुछ कुछ जगह पर ये जो समय है ना, 224 से 25 दिन का जो समय है ना, ये 255 दिन लिखा है। तो इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि शुक्र का जो समय है 255 दिन, मतलब अपने स्थान पर जो समय है उससे भी ज्यादा है। 224 से 225 दिन इसको सूर्य का मतलब चक्कर लगाने में इसको समय लगता है, लगभग इतना। कुछ कुछ जगह पर 255 दिन दिया है, ठीक है, इतने दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में इसको। मतलब एक साल कितने दिन का है यहाँ पर, 225 से 224 से 225 दिन का। एक साल पृथ्वी के 365, शुक्र के कितने, 224 या 225, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक बात और है, सूर्य का परिक्रमण 224 से 225 दिन में क्या करता है, कर लेता है या लगाता है, कर लेता है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि भैया ये अपने अक्ष पर जो घूमता है ना,
वो अपने अक्ष पर बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कितने दिन लगता है इसको? शुक्र का स्वयं का परिभ्रमण करने में शुक्र को अपना या अपने अक्ष पर घूमने में, अक्ष पर घूमने में समय कितना लगता है? 243 दिन। 243 दिन। क्यों भैया? कारण क्या है? यही CO2 है कारण, इसलिए 243 दिन लगता है ये सौरमंडल का सबसे ज्यादा दिनों का, इसका जो सूर्य का चक्कर लगाने का कार्य है, मतलब सॉरी अपने अक्ष पर घूमने का जो समय काल है वो सबसे बड़ा है। कितने दिन? 243 दिनों में ये अपने अक्ष पर घूम पाता है। और पृथ्वी जहां 24 घंटे में घूम लेती है, वहीं 243 दिनों में ये घूम पाता है, समझ लीजिए। वहीं पर बुध की जब मैंने बात करी तो बुध आपका कितने दिनों में घूम लेता है? अपने अक्ष पर 58 दिनों में। और सूर्य का चक्कर कितने दिनों में? 88 दिनों में। ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा परिभ्रमण काल जो समय है वो किसका है? आपका शुक्र का है। समझ रहे होंगे आप इस चीज को। मैंने बता दिया कि 243 दिन इसको अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। सूर्य का चक्कर 225 दिन में लगा लेता है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि इसका जो तापमान है वो कितना है। इसकी जो सतह का तापमान है ना, शुक्र की सतह का तापमान, शुक्र की सतह का तापमान लगभग यहां पर 450 से लेकर के 465 डिग्री के बीच में है। कितना है? 450 से लेकर के 465 डिग्री के आसपास इसका जो है टेम्परेचर है। शुक्र के चारों ओर क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के वलय लगभग पाए जाते हैं यहाँ पर। क्या? शुक्र के चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के छल्ले या ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के वलय पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना, ठीक है। तो शुक्र के चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के वलय पाए जाते हैं यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ आपसे, पहले रिवीजन करवा देता हूँ। CO2 के पाए जाने के कारण ये अपनी उष्मा को, संपूर्ण उष्मा को, आने वाली जो सूर्य से उष्मा को मिलती है उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। मैं बात करता हूँ शुक्र की, तो शुक्र का जो परिक्रमण काल है 225 दिन है, 224 से 25 दिन है। और जो शुक्र है, शुक्र अपने अक्ष पर इसको घूमने में लगभग 243 दिन का समय लगता है। लेकिन इसकी सतह का तापमान लगभग 450 से लेकर के 465 डिग्री के आसपास, सेल्सियस के आसपास है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के वलय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के वलय पाए जाते हैं। एक बात और मैंने शुक्र के बारे में बताई थी कि शुक्र का जो परिक्रमण काल है ना, जो घूमता है ना, क्या करता है? जो शुक्र घूमता है ना, तो घूमता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर। मैंने आपको बताया था पृथ्वी
किधर की ओर घूमते हैं, जैसे अर्थ है आपकी, ये हो गई अर्थ, ठीक, ये है पृथ्वी। ये तो आपकी, ये है इसका पश्चिम और ये है इसका पूर्व, ठीक, ये है इसका पश्चिम। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूमती है, लेकिन यहां पर अगर मान ले शुक्र को, तो शुक्र क्या करता है, शुक्र का यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पर है पूर्व, लेकिन शुक्र जो है चक्कर लगाता है ऐसे, ऐसे घूमता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, लेकिन इन दोनों का आकार, घनत्व, क्षेत्रफल लगभग समान है, लेकिन इनका जो घुमाव है वो दोनों का विपरीत है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है ना। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तीसरा हमारा ग्रह आता है मंगल। तो मंगल के विषय में हम मंगल कर लें, उसके बाद में बात करते हैं आगे चल के। अगला ग्रह है आपका शुक्र की, हमने बात कर ली, बुध की बात कर ली, दोनों की बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आपसे मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। तो आपका अब आ जाता है मंगल ग्रह, जो मंगल कामनाएं हैं मंगल ग्रह के साथ में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, मार्स के साथ। तो मंगल जो है ना, उसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मृदा होती है, इसकी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में आपने देखी होगी मिशन मंगल मूवी, तो उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार रहता है और अक्षय कुमार के साथ उसकी टीम रहती है। तो क्या होता है, मिशन मंगल पर जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन वो लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, इसको मैं बात कर रहा था यहाँ पर। इसकी मृदा में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसकी मृदा में ना, इसकी मृदा में, मृदा ना समझ पाओ तो मिट्टी कह दो, इसकी मृदा में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह, और लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है आपका आयरन ऑक्साइड। जो मंगल ग्रह है ना, मंगल भी अपने अक्ष पर, सॉरी, अपने अक्ष पर क्या करता है मंगल, पृथ्वी के जैसा 24.6 घंटे में चक्कर एक पूरा कर लेता है। क्या करता है, 24.6 घंटे में घूम लेता है। क्या करता है, घूम लेता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम लेता है। ठीक है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेता है। ठीक है, ये घूम लेता है। और मैं बात कर रहा था कि जब सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगता है, एक चक्कर 687 दिन में पूरा कर लेता है। कितना समय लगता है, 687 दिन में।
मंगल को टाइम लग रहा है अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे 24.6 घंटे, ठीक है। और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे, सॉरी, सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में कितना लग रहा है समय? 687 दिन का। लेकिन ये जो घूर्णन समय लेता है ना, ये पृथ्वी के समान मंगल का, या परिभ्रमण काल कह लीजिए, या घूर्णन समय पृथ्वी के समान है। किसके समान? पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसके पास एक चीज और पॉइंट शुक्र में नोट कर लेंगे कि शुक्र के पास भी मैंने आपको बता दिया है, छोटा सा वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का है, उसमें आपको ग्रहों की संख्या बता दी मैंने, उपग्रहों की संख्या, सॉरी। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन इसके पास 2 उपग्रह हैं। किसके पास? मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। उपग्रह याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, बुध और शुक्र के पास में कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी के पास, उसके बाद में पृथ्वी आता है क्रम में, पृथ्वी के पास एक उपग्रह, फिर उसके बाद मंगल आता है, मंगल के पास 2 उपग्रह, उसके बाद में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लेकिन 79 उपग्रह हैं किसके पास? बृहस्पति के पास। 82 उपग्रह हैं किसके पास? आपके शनि के पास। और 27 उपग्रह हैं अरुण के पास, और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं, 14, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है। नंबर, इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। देखिए, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। तो डीमोस जो है पूरे सौर मंडल का, संपूर्ण सौर मंडल का बताया जा रहा है, संपूर्ण सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह है कौन? डीमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। इसकी बात कर ली मैंने। कौन कौन हो गया? फोबोस और डीमोस। मैंने बताया आपको मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। अपने अक्ष पर कितना टाइम लेता है? 24 घंटे 6 मिनट, सॉरी 24 घंटे 24.6 घंटे, ऐसा मान लीजिए। लेकिन सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा रहा है? 687 दिन में। सूर्य का चक्कर 687 दिन में। ऐसा मान लीजिए कि मंगल पर एक साल कितने दिनों का होता है? 687 दिनों का। लेकिन पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का। और अगर बुध पर पूछे 88 दिन का, और अगर शुक्र पर पूछे तो 225 दिन का, ठीक है। बात हो गई। तो मंगल घूर्णन समय लेता है, पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, घूर्णन टाइम लेता है 24 घंटे लगभग। और इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस नाम है और दूसरे का नाम क्या है? डीमोस। डीमोस जो उपग्रह है ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहां पर 2 पर्वत पाए जाते हैं, मंगल पर 2 पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 पर्वत पाए जाते हैं। किसके ऊपर? मंगल पर। एक का नाम है मिक्स ओलंपिया, नाम है ना, एक का नाम है मिक्स ओलंपिया और दूसरे का नाम है आपका ओलंपस मॉन्स, मॉन्स।
इनकी क्या विशेषता है? देखिए, जो मिक्स ओलंपिया है ना, मिक्स ओलंपिया पूरे सौर मंडल का, जैसे कि वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ऐसे ही सौर मंडल का सबसे सॉरी सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचा पर्वत है। इसकी विशेषता एक और है। किसकी? मिक्स ओलंपिया की। मिक्स ओलंपिया की एक और विशेषता ये है कि यह माउंट एवरेस्ट जो है अपनी 8,848 मीटर वाली, उसका 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। या माउंट एवरेस्ट से यहां पर माउंट एवरेस्ट लिख लीजिए। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कौन? ओलंपस मॉन्स, सॉरी मिक्स ओलंपिया। ठीक है। और जो ओलंपस मॉन्स है ना, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। कितना आप लोग याद रख पाएंगे? मैंने बताया आपको कि मंगल पर भी 2 पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है। 2 पर्वतों में कौन कौन से हैं आपके? एक तो है मिक्स ओलंपिया और दूसरा है ओलंपस मॉन्स। मिक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन वहीं पर ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचा पर्वत ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ से लार्वा निकलता है ना, आपने ऐसे देखा होगा ज्वालामुखी, ऐसे से लार्वा निकलता है ना? जो निकलता है ना, ये वाला है ये छोटको मतलब ऊंचा वाला। और वो जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट चोटी है 8,848 मीटर का, कितना? 3 गुना है लगभग उसका। तो ये हो गए मंगल की चर्चा हमारी यहाँ पर। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर रखूँगा। मंगल तक हो गया, हमारे 3 ग्रह हो गए, बुध शुक्र और मंगल। पृथ्वी की चर्चा मैंने आपको बता दिया, बाद में करूँगा। उसके बाद में आएगा बृहस्पति, शनि और वरुण, इनकी चर्चा कर दूंगा। उससे पहले उससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको चर्चा कर दी थी प्लूटो की, जो कि 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था किसी ग्रह की सीमा का उल्लंघन करने के कारण। ठीक, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर, उसको देख लिया हमने। और बाकी जो रह गए हैं उसकी क्लास जल्दी आपको मिलेगी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।